नमस्कार। हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल के महत्व को सभी जानते हैं। जब भी साहित्य की किसी विधा की चर्चा होती है, किसी लेखक या किसी कवि के महत्व की चर्चा होती है, तो अक्सर सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जाती है कि उस लेखक के बारे में या उस विषय पर, उस रचना पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या हैं। एक तरह से हिंदी आलोचना, या आप चाहें तो कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी आलोचना के पितामह के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखा जाता है। इसका एक कारण तो ये है ही कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के पहले व्यवस्थित और वैज्ञानिक इतिहासकार थे। उनके इतिहास का महत्व है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के अध्ययन के बीज ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। पर इसके अतिरिक्त भी रामचंद्र शुक्ल ने अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने हिंदी के महाकवियों का जो चयन किया है, यानी जिन कवियों को उन्होंने महत्ता दी है और उनकी महत्ता के कारणों की अपनी जो व्याख्या दी है, उसके कारण उनकी बातों का और उनकी आलोचना का गहरा असर है। रामचंद्र शुक्ल के बाद की हिंदी आलोचना ने लंबा सफ़र तय किया है, पर वो हमेशा एक संदर्भ के रूप में मौजूद रहते हैं। यानी उनके बाद के आने वाले आलोचक या तो उनकी कही गई किसी बात के समर्थन के साथ, या उसकी आलोचना करते हुए, या उसका खंडन करते हुए, या उससे बहस करते हुए, या फिर उनकी बात में कोई नई बात जोड़ते हुए अपनी बात कहते हैं। आलोचना हिंदी में रामचंद्र शुक्ल के पहले से मौजूद थी। मध्यकाल में भी विभिन्न कवियों के बारे में मूल्यांकन पेश किए जाते थे, या रीतिकाल में रीति ग्रंथों के जरिए कविता के महत्व पे, उसके सरस या नीरस होने पे विचार किया जाता था। आधुनिक आलोचना भी भारतेंदु के ज़माने से शुरू हो गई थी। आप जानते ही हैं कि खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र के लंबे निबंध नाटक से एक तरह से हिंदी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। इतिहास भी रामचंद्र शुक्ल के पहले लिखे जा चुके थे। ख़ास तौर पे मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से जो इतिहास संकलित किया है, उसकी तो आज भी चर्चा होती है। और खुद रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में उनके द्वारा दी गई बहुत सारी सामग्री का इस्तेमाल किया है। पर इसके बावजूद वो क्या कारण है कि एक तरह से रामचंद्र शुक्ल को ही आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रधार माना जाता है। इसके लिए हमें रामचंद्र शुक्ल के समय पर भी ध्यान देना होगा। इनका जीवन काल सन 1884 से 1941 तक का है। अगर आप इस कालखंड को ध्यान से देखें तो आप गौर करेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय से लेकर लगभग आज़ादी की पूरी लड़ाई का समय है। हालांकि भारत की आज़ादी की लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसको हम 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, उसके ठीक पहले रामचंद्र शुक्ल अपने भौतिक शरीर को छोड़ गए। पर फिर भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारत की आज़ादी की लड़ाई,
और रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल लगभग एक साथ चलता है। इस कालखंड पर और इस तथ्य पर ध्यान देने से हमें इस बात को समझने में आसानी होगी कि असल में रामचंद्र शुक्ल का लेखन और उनकी आलोचना भारतीय नवजागरण का एक हिस्सा थी। खास तौर पे नवजागरण के उस चरण का जिसका सीधा संबंध स्वाधीनता के संग्राम से है। यानी रामचंद्र शुक्ल इतिहास की जिन शक्तियों से प्रभावित हो रहे थे उसमें नवजागरण जैसे हम कहते हैं उसकी चेतना के साथ साथ राष्ट्रीयता की चेतना और स्वाधीनता की चेतना, इन तीनों का बड़ा महत्व है। जागृति, राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय अस्मिता की खोज और स्वाधीनता, ये तीन ऐसे तत्व थे जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल को एक ख़ास तरह से साहित्य पढ़ने और उसकी समालोचना करने के लिए प्रवृत्त किया। रामचंद्र शुक्ल के पहले की जो आलोचना थी उसके बारे में आमतौर पे ये कहा जाता है कि वो गुण दोष विवेचन पर आधारित थी। अगर आप रीति ग्रंथों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि वो बताते हैं कि किसी कविता में कितना रस है, किस तरह का रस है, किन तत्वों के कारण उसकी सरसता अधिक कही जा सकती है, कौन से दोष हैं जिसके कारण रसबोध कम होता है। आमतौर पर साहित्य चर्चा का यही मतलब होता है। रस, छंद, अलंकार के विवेचन की और मूल्यांकन की एक विस्तृत पद्धति है जो हमें रीति ग्रंथों में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त आप श्रेणी विभाजन की एक कोशिश देखते हैं, कौन सी रचना किस श्रेणी में रखी जा सकती है। गद्य तो ज़्यादा नहीं मिलता रीति काल में, हालांकि कुछ न कुछ मिलता है। कविता ही मुख्य है, लेकिन कविता की अनेक श्रेणियाँ बनाई जाती हैं, अलग अलग साहित्यिक संप्रदायों के हिसाब से उनका विभाजन किया जाता है। और उससे आगे जब बात बढ़ती है तो कौन सा कवि बड़ा कवि है, क्यों बड़ा कवि है, इसकी चर्चा की जाती है। ये चर्चा भी एक तरह से गुण दोष विभाजन पर ही आधारित होती है। आचार्य शुक्ल के ठीक पहले जो आलोचना लिखी जा रही थी उसमें एक बहुत बड़ी बहस देव और बिहारी के मूल्यांकन को लेकर चली थी। देव बड़े कवि हैं या बिहारी बड़े कवि हैं, इसको लेकर आलोचकों के अलग अलग समूह बन गए और खूब जम के बहस की गई। पर वो सारी बहस रस, छंद और अलंकार की जानी पहचानी पद्धतियों पर ही आधारित थी। ऐसे ही मिश्र बंधुओं ने जब रत्न चयन किया, कैनोनाइजेशन किया और अपने तरीके से नवरत्न निर्धारित किए, तो उनकी पद्धति एक तरह से परीक्षा पद्धति थी। उन्होंने रस, छंद, अलंकार की शुद्धता के अपने मानक बनाए और उन मानकों के आधार पे बाकायदा कवियों को प्राप्तांक दिया करते थे। आचार्य शुक्ल ने अपने पहले की आलोचना की इन प्रवृत्तियों की समीक्षा करते हुए उन्हें फूहड़ कहा है। जो बात आचार्य शुक्ल को अलग करती है इन सभी से, वो बात असल में थी राष्ट्रीय अस्मिता की स्थापना और राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान के लिए
संस्कृति की एक परंपरा की खोज करना। इतिहास शुक्ल जी ने हालांकि हिंदी शब्द सागर का संपादन करते हुए उसकी भूमिका के रूप में लिखा था, लेकिन हिंदी शब्द सागर जैसे वृहद शब्दकोश का निर्माण और उसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास के सूत्रीकरण के पीछे जो चिंता थी, जो बेचैनी थी, वह थी अपनी एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा की खोज या उसके निर्धारण की। किसी भी समाज, किसी भी सभ्यता, किसी भी जाति को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही याद रखा जाता है। राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से उसके चाहे जितनी भी उपलब्धियां रही हों या ना रही हों, लेकिन सभ्यता का महत्व सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर होता है। तो राजनीति की सूरत तो बदलती रहती है, लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धियां सनातन होती हैं, लंबे समय तक कायम रहती हैं। तो अगर शुक्ल जी के ज़माने में बहुत सारे लोग, और ये भारत की लगभग सभी भाषाओं में हो रहा था, हिंदी उर्दू इलाके में हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी हो रहा था, कि सब अपने साहित्य की, अपनी संस्कृति की एक सिलसिलेवार परंपरा निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उस परंपरा का मतलब होता है कि हम विच्छिन्न नहीं हैं, हम कहीं शून्य से नहीं आ गए हैं। हमने लगातार अपनी संवेदना का, अपनी चेतना का और अपनी वैचारिकता का विकास किया है। हमने लगातार अपनी भाषा का, अपनी कला का विकास किया। तो इस तरह से इतिहास का निर्माण एक तरह से राष्ट्रीय अस्मिता का निर्माण है और राष्ट्रीय चेतना के विकास में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये राष्ट्रीय अस्मिता कैसी बनी, शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि कैसी थी, इस पर बहुत सारी बहसें होती हैं, बातें होती हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आचार्य शुक्ल जहाँ एक तरफ अपने ज़माने के इतिहास के निर्माण में योगदान कर रहे थे, साहित्य के इतिहास लेखन और अपने आलोचनात्मक कार्य के माध्यम से, वहीं वो एक ख़ास दौर के, इतिहास के ख़ास दौर की स्वयं उपलब्धि भी थे। अब हिंदी उर्दू का विभाजन भाषा के स्तर पर उनके उदय से पहले हो चुका था। वो हिंदी उर्दू का विभाजन कितना सही है, कितना सही नहीं है, इसको लेकर आज तक बहस होती है। और शुक्ल जी के इतिहास से कई लोगों को ये शिकायत है कि उसमें उर्दू के साहित्यकारों को क्यों नहीं शामिल किया गया, और भी बहुत तरह की कमियां उसमें लक्षित की गई हैं। शुक्ल जी पर कुछ लोगों ने एक संभ्रांत भद्रवर्गीय पूर्वग्रह और कभी कभी एक सवर्ण पूर्वग्रह का शिकार होने की भी बात कही गई है, ख़ास तौर पे इसलिए कि ऐसा लगता है कि शुक्ल जी की आलोचना में सबसे अधिक महत्व तुलसीदास को मिला है और लोगों को शिकायत है कि कबीर को वो महत्व नहीं मिला जिसके वो योग्य थे, जिसके वो पात्र थे। हालांकि हम इस पर आगे थोड़ी बात करेंगे कि ये आलोचना किस हद तक सही कही जा सकती है, किस हद तक नहीं कही जा सकती। लेकिन पहली बात जो हम चाहते हैं समझना वो ये है कि शुक्ल जब आलोचना में और इतिहास लेखन में अपने को तल्लीन कर रहे थे तो उनके पास नवजागरण की, राष्ट्रीय आंदोलन की और स्वाधीनता की तीन मुख्य प्रेरणाएं थीं। तो इतिहास लेखन का संबंध हिंदी साहित्य की
परंपरा के निर्धारण के साथ साथ हिंदी साहित्य के महत्व की स्थापना से भी जुड़ा हुआ है। और रामचंद्र शुक्ल ने यह महसूस किया कि कविता को एक रस के स्रोत के रूप में देखने की जो रीतिकालीन मध्यकालीन प्रवृत्ति है, वह हिंदी साहित्य को या भारतीय साहित्य को आधुनिक विश्व के सामने एक गौरवमय ढंग से उपस्थित नहीं कर सकती। वो ये भी समझते थे कि साहित्य मनुष्य की चेतना की अभिव्यक्ति है, वो एक समाज की, एक सभ्यता की चित्तवृत्तियों की भी अभिव्यक्ति है। वो केवल मनोरंजन की या रस ग्रहण की वस्तु नहीं है। वो सभ्यता के सामने एक आदर्श उपस्थित करने या मनुष्य की सामाजिकता के कठिन प्रश्नों का हल ढूंढने और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम भी करती है, बल्कि यही उसका बुनियादी काम है। ये एक तरह से साहित्य की मानवतावादी दृष्टि है। शुक्ल जी की आलोचना को जिस बात ने बहुत ऊपर उठाया था, वो यही मानवतावादी दृष्टि है कि साहित्य आखिर मनुष्य के लिए है, मनुष्य के मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना के उदात्तीकरण के लिए, मनुष्य को उसकी प्रगति की यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए है। हर चीज़ जीवन की मनुष्य की इसी यात्रा के लिए उपयोगी होकर सार्थक होती है, तो साहित्य भी इससे अलग नहीं हो सकता। तो इस मानवतावादी दृष्टि से और नवजागरण, स्वाधीनता और राष्ट्रीयता की प्रेरणाओं से शुक्ल जी ने आलोचना के जो सूत्र बनाए, वो उसकी कुछ मुख्य बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो वो कहते थे कि कविता मनुष्य के हृदय की मुक्तावस्था है। मनुष्य का हृदय जो स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से घिरा हुआ रहता है, निजी स्वार्थों के संकीर्णताओं से बंधा हुआ रहता है, केवल अपनी और अपने आसपास की चिंताओं से घिरा रहता है, कविता एक ऐसी चीज है जो उसको वहाँ से उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर पहुँचाती है, यानी उसको एक सामाजिक संवेदना से जोड़ देती है। कविता के पास पहुंचकर मनुष्य एक निजी व्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक अस्मिता का, एक सामाजिकता का हिस्सा बन जाता है। फिर समाज का दुख दर्द उसका दुख दर्द बन जाता है, फिर समाज की खुशियाँ उसकी खुशियाँ बन जाती है, अपने छोटे छोटे सुख दुख वो भूल जाता है। तो ये हृदय का उदात्तीकरण है जो कविता के माध्यम से होता है। तो जाहिर है कि वही कविता श्रेष्ठ होगी जो इस कसौटी पे खरी उतरे। इसलिए वो लोक मंगल को अपनी कविता का एक प्रतिमान बनाते हैं और लोक मंगल की दो स्थितियां बताते हैं, एक सिद्धावस्था, दूसरी साधनावस्था। लोक मंगल यानी जन कल्याण, समाज का कल्याण। हालांकि इस बात पे भी बहस की जाती है कि जब हम समाज के कल्याण की बात करते हैं तो हम किसके कल्याण की बात करते हैं? क्या समूचे समाज का कल्याण किसी एक बात में हो सकता है? समाज में तो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग श्रेणियां हैं। एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ, एक श्रेणी दूसरे के खिलाफ, एक जाति दूसरे के खिलाफ खड़ी नजर आती है। पर लोक मंगल की, सिद्धावस्था या साधनावस्था की जब बात करते हैं शुक्ल जी, तो जाहिर है कि वो उसे एक मानवतावादी आधार पर करते हैं। मनुष्य मात्र के जो हित में है, मनुष्य मात्र के हित में वही होगा जो
सबसे कमज़ोर, सबसे पीछे छूटे हुए लोगों को, सबसे वंचित मानवता को आगे ले जा सके। जाहिर है कि लोक मंगल से तात्पर्य कुछ धनी मानी लोगों के कल्याण से नहीं हो सकता, कुछ वीरों के, राजाओं के, शासकों के, नवाबों के कल्याण से नहीं हो सकता। तो जब लोक की बात आती है, जब लोक की चर्चा की जाती है, तो जो जनसाधारण है, और जनसाधारण का वैचारिक, संवेदनात्मक और भौतिक विकास कैसे हो, ये चिंता प्रबल हो जाती है। उसके लिए संघर्ष की भी ज़रूरत होती है। तो एक कविता वह होती है जो लोक मंगल के उस संघर्ष को चित्रित करती है, और दूसरी कविता वो होती है जो लोक मंगल की उपलब्धि का आनंद मनाती है। आनंद मनाने वाली कविता के विरुद्ध नहीं थे वो, लेकिन संघर्ष की कविता उनको अधिक आकर्षित करती थी, क्योंकि ये संघर्ष ही है, संघर्ष की चेतना है जो मनुष्य को आगे बढ़ाती है। तो हमें इस दृष्टि से, इस मानवतावादी दृष्टि से हृदय की मुक्तावस्था और लोक मंगल को समझना चाहिए। और इसलिए मानवतावाद के साथ साथ एक आधुनिक चिंतक के रूप में हमें यह भी समझना चाहिए कि शुक्ल जी की दृष्टि एक भौतिकवादी दृष्टि, मानवतावाद अपने आप में एक भौतिकवादी दृष्टि है। मनुष्य का कल्याण इस भौतिक संसार को बदलकर ही होगा। इस भौतिक संसार में उसकी रोजी रोटी के मसले हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा के मसले हैं, उसके स्वास्थ्य के मसले हैं, उसकी सांस्कृतिक उन्नति के मसले भी हैं। पर ये भौतिक संसार है, इंसान का संसार है जिसमें इंसान रहता है। उस संसार को सुंदर बना के उसका कल्याण परलोक की चिंता करके नहीं होगा। ईश्वर और भगवान में मन लगा के, या भगवान के सहारे, या ये सोच के कि हमारी समस्याओं का हल तो भगवान कर देंगे, या भले हमारी समस्याएं इस जीवन में हल न हो, अगले जीवन में हम स्वर्ग पहुंच जाएं, मुक्त हो जाएं, इन बातों से मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। इसलिए शुक्ल जी कहते थे कि काव्य और कला के क्षेत्र में अध्यात्म एक गैर जरूरी शब्द है। इसलिए जब वो तुलसीदास या कबीर के महत्व की चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं करते, बल्कि मानवतावादी लक्ष्यों की दृष्टि से करते हैं। हम जब तुलसीदास की महत्व स्थापना के सामने कबीर के महत्व को आचार्य शुक्ल की आलोचना में थोड़ा धूमिल होते देखते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कबीर से जो शिकायत थी शुक्ल जी की, वो उनके रहस्यवाद के कारण थी। रहस्यवाद को केवल एक ही रूप में शुक्ल जी ने पसंद किया है, वो है स्वाभाविक प्राकृतिक रहस्यवाद। तो प्रकृति के आश्चर्यों को देखकर जब हम एक तरह के रहस्य का अनुभव करते हैं, वो उन्हें स्वाभाविक लगता है। बाकी धार्मिक, साधनात्मक या भावनात्मक रहस्यवाद वो पसंद नहीं करते। पर कबीर के लिए शुक्ल जी ने ये भी कहा था कि उन्होंने निम्न वर्ग की जनता में गौरव की भावना की प्रतिष्ठा की। ये निम्न वर्ग की जनता के मन में गौरव की भावना की प्रतिष्ठा करना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और अगर वो इस उपलब्धि का श्रेय कबीर को देते हैं, तो जब वो कहते हैं कि कबीर की प्रतिभा बहुत प्रखर थी, तो उसका यह ठोस आधार हमें दिखाई देता। बाद में भी कबीर की आलोचना में जो कुछ कहा गया है वो इससे बहुत भिन्न या बहुत आगे नहीं जाता। तो हमें ये समझना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आचार्य शुक्ल की समूची आलोचना, चाहे वो कबीर की हो, चाहे जायसी की हो, सूरदास की हो, तुलसीदास की हो, रीति कवियों की हो, छायावादी कवियों की हो, या प्रेमचंद जैसे आधुनिक कथाकारों की हो, आलोचकों की हो, उनकी दृष्टि हमेशा मानवतावादी दृष्टि रहती है, भौतिकवादी दृष्टि रहती है। इतिहास दृष्टि के साथ वो समाज के परिवर्तनों के साथ साहित्य के परिवर्तनों को समझने की
बात पे हमेशा जोर देते हैं। साहित्य में अगर कोई बदलाव आता है तो वो केवल एक लेखक के मन का विक्षेप नहीं है, वो ऐतिहासिक शक्तियाँ हैं, वो मनुष्य के संवेदनात्मक ज्ञानात्मक विकास को संभव करने वाली शक्तियाँ हैं, और इसमें भौतिक शक्तियाँ भी शामिल हैं जो उसको एक नए मोड़ तक ले जाती हैं। तो इस तरह से इन दृष्टियों के साथ, और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कविता का या साहित्य का मूल्यांकन शुक्ल जी हमेशा साहित्य की कसौटियों पे करते हैं। लक्ष्य के रूप में भले ही उनके सामने एक लोक मंगल जैसा मानवतावादी लक्ष्य हो, दृष्टि उनकी भले ही भौतिकवादी हो, लेकिन जब वो कविता की परीक्षा करते हैं तो कविता में वो जैसे चित्रात्मकता को, गतिशीलता को, क्रियाशीलता को, विरुद्धों के सामंजस्य को, मार्मिक स्थलों की पहचान को, इन सब चीज़ों को श्रेष्ठ कविता के मूलभूत तत्वों के रूप में रेखांकित करते हैं। सभ्यता के आवरणों को पार करके जहाँ आचार्य शुक्ल की दृष्टि जाती है वो है मानवीय चेतना को स्पंदित करने वाली करुणा। हिंदी आलोचना में इन सारी आधुनिक दृष्टियों का रचनात्मक सन्निवेश करने के कारण आचार्य शुक्ल हमारे प्रथम आचार्य माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।